बिटकॉइन, इथेरियम, टीदर, डॉजकॉइन, न जाने क्या क्या करेंसीज की हम बात करते हैं। जी हाँ, इन दिनों भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चर्चा गर्म है। फर्श से लेकर अर्श तक और फिर टॉप हाइस के करीब 50% की गिरावट। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों की दिलचस्पी क्रिप्टो में निवेश को लेकर बढ़ी है। लेकिन इसमें निवेश कैसे करें, भारत में इसको लेकर क्या कानून है और अब इसमें पैसा डूबेगा तो नहीं? लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं। आज हमारे इस खास शो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी कमेटी के एडवाइजर अजीत खुराना, जियोटस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के सीईओ विक्रम सुबराज, वायु कॉइन के सीईओ शिवम ठुकराल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। काफ़ी चौपिनेस है, काफ़ी सारी खबरें भी हैं और उनको लेकर बाजार काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखना चाहता है, जानना भी चाहता है। अजीत, आपसे ही पहले शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह की ये मार्केट फिलहाल है और जिस तरह से हमने इंडियन मार्केट्स में नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं, चाहे वो वॉल्यूम्स हैं या पार्टिसिपेशन है, कुछ बहुत समझ सबको यहाँ पर आती है, पर मेजर चीज जो सबको लुभाती है वो ये कि रिटर्न्स बहुत बेहतर हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यही माना जाता है कि जिस तरह की इंडियन मार्केट्स की पॉपुलेशन है और जो एक्साइटमेंट है इस चीज को लेकर, शायद हम यहाँ पर और भी बेहतर कारोबार होता हुआ देखेंगे। लेकिन सबसे पहली नसीहत आप क्या देना चाहेंगे जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा डालने की शुरुआत कर रहा है? सबसे पहली और बड़ी नसीहत मेरी यही रहेगी कि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है। इसे बॉन्ड मार्केट या स्टॉक मार्केट के नजरिए से ना देखा जाए। यहाँ पर अगर 100 रुपए डालेंगे तो वो अगले दिन तक 30 रुपए या 40 रुपए बन सकता है, जिस तरह अगले दिन तक 200 रुपए बन सकता है। तो जो आपका पोर्टफोलियो है, जितने आपके एसेट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा भाग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में डालिए जब तक आपको पूरी मार्केट की समझ नहीं आ जाती। पहली नसीहत यही रहेगी। विक्रम, आपकी पहली नसीहत क्या रहेगी? क्योंकि लोग अभी तक ये भी समझना चाहते हैं कि क्या ये लीगल है या इलीगल है या फिर ये अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड है। ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आप इसे कैसे समझाएंगे? ट्रेडिंग के बारे में आपको देखा तो ये अनरेगुलेटेड है, बट ट्रेड करने के लिए लीगल चीज ही है। आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसी में कोई इश्यू नहीं है। बट इसके बारे में गवर्नमेंट से तरफ कुछ रेगुलेशन नहीं है अभी तक। क्या करने का है, इसमें कुछ इश्यू है तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसी पे कोई इश्यू नहीं है। अभी इसके बारे में चर्चे भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के साइड पे। होपफुली कुछ रेगुलेशंस आएगा इसके ऊपर, बट अभी तक ये लीगल टू ट्रेड है। ऑलराइट, ये लीगल टू ट्रेड है ये, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। तो इन दो चीजों में आपको यहाँ पर फर्क जरूर देखना होगा। शिवम, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की बाजार फिलहाल ये यहाँ पर हैं, काफी सारे, चाहे वो स्टार्टअप्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमने काफी सारे इवन ग्लोबल कंपनीज, ग्लोबल एक्सचेंजेस को यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आकर शॉप सेटअप करते हुए देखा है। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं? अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो ऑल्दो एक काफी लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि काफी छोटे छोटे नए स्टार्टअप्स होते भी नहीं है इस मार्केट में। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। वो स्टार्टअप्स ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते। पहला तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं वो पहले ही उस चीज से थोड़ा सा डरते हैं। और दूसरा, एक ये पूरा एक फाइनेंशियल और पैसों का मामला है, तो जो भी निवेशक होता है वो पहले समझना चाहता है कि वो किस कंपनी के थ्रू इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे और किस कंपनी के थ्रू ना करे। इसलिए ये मार्केट काफी लिमिटेड प्लेयर्स के साथ अभी चल रही है। बट हाँ, डाउन द लाइन यहाँ पर और भी प्लेयर्स दिखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है इंडियन मार्केट में आएंगे, तो इस मार्केट की ऑथेंटिसिटी इंडियन इन्वेस्टर्स के अमाउंट बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। एज ऑफ नाउ बाजार क्या मांग रहा है कि कुछ क्रेडिबिलिटी, एश्योरेंस, प्रोटेक्शन जो बाकी बाजारों में देखने को मिलती है, क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं? अजीत, वही एक मेजर सवाल यहाँ पर है, क्योंकि एक तो बैंक्स, रेगुलेटर्स इस बात से कतराते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मार्केट है, ये पैरेलल मनी मार्केट बनती हुई नजर आएगी। और दूसरा, जो उन्होंने बार बार कहा है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना ये बाजार वॉलेटाइल है वो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता की बात है। बिल्कुल ठीक है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ग्राहक की तरफ से है, दूसरा पहलू रिजर्व बैंक या इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। ग्राहक की तरफ से मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा कि चाहे आप सोना खरीद रहे हो, चाहे आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हो,
आप हमेशा इस बात का ध्यान जरूर देते होंगे कि कहां से खरीद रहे हैं। जो ट्रस्ट के इशू की भी बात हुई थी, ठीक उसी तरह मैं ये कहूंगा कि आप इंडियन एक्सचेंजेस से ही ले, अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करें और ऐसे एक्सचेंजेस से ही डील करें जो कि पूर्ण रूप से केवाईसी यानी नो योर कस्टमर का प्रोसेस करते हो। तो कल किसी तरह की तकलीफ आ भी गई तो चाहे क्रिप्टो स्पेसिफिक रेगुलेशन इंडिया में ना हो, बट जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, जो पुलिस कंप्लेंट की जा सकती है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो तो हर किसी चीज पे लागू होता है, तो वो आप पर भी लागू होगा, आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरी बात रही इंस्टीट्यूशन और आरबीआई की तरफ से, मैं ये जरूर मानूंगा कि सरकार हो चाहे रिजर्व बैंक हो, उनके लिए बहुत बड़ा उनका कर्तव्य है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें, और ठीक उसी रीजन की वजह से उन्हें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि बस इसी तरह के जो एक्सचेंजेस हैं या कस्टोडियंस हैं या क्रिप्टो के बिजनेसेस हैं, वही उनसे ही डील कीजिए, उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बढ़ेगी ना कि घटेगी। विक्रम, आप कैसे देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर नया निवेश करना चाहता हो तो किस तरह का पेपर वर्क है, क्या कुछ यहाँ पर फॉर्मेलिटीज हैं जो एक एक्सचेंज यहाँ पर पूरी करवाता है? इसमें फॉर्मेलिटीज सिमिलर टू एक फिनटेक इंडस्ट्री पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा इन द फॉर्म ऑफ केवाईसी, वो सेम चीज होगा। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, वो जनरल केवाईसी के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। सो फिनटेक स्पेस में आप चाहिए एक बैंक अकाउंट बना रहे, नहीं तो एक यूपीआई ऐप में रजिस्टर कर रहे। सो फिनटेक स्पेस में आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसी सेम प्रोसेस इसी में भी फॉलो करना पड़ेगा। सो मेजॉरिटी एक्सचेंजेस ये केवाईसी का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और ये इतना भी हम इजी कर लिया ये प्रोसेस दैट आप रजिस्टर करने के बाद अदमैक्स हाफ एन आवर टू 1 आवर, उसके बाद आपका केवाईसी भी अप्रूव होके आप शेयर ट्रेडिंग करने के लिए चालू कर सकते हैं। शिवम, जैसे बात की गई कि एक सिंपल केवाईसी यहाँ पर किया जाता है, आपकी डिटेल्स ली जाती हैं और जो पैसा आपका ट्रांसफर है वो आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑन प्रोसेस है, इन लाइट है, कुछ भी इधर उधर से यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है। सारे एक्सचेंजेस इसी तरह से यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आपने एक बार पैसा यहाँ पर एक्सचेंज में डाल दिया, उसके बाद आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आप कितना बैंक में वापस लेके आते हैं, उसे कैसे देखा जाए? इसमें इसको एक अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के उसमें आता है रेडार में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं 40 लाख का और वो आप 42 लाख रुपए में उसे बेच देते हैं और 42 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर लेते हैं थ्रू आर एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू। सो अब आपको अपने इनकम टैक्स जो फाइलिंग आप करते हैं आईटीआर की, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने 2 लाख का इसमें मुनाफा कमाया, और ये अगर ये शॉर्ट टर्म में है तो आप वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपने आप पे कर देंगे। इसमें ऑल्दो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट दिस इज नॉर्मली फॉर्मूला विच इज यूज्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स इन इंडिया। मतलब सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना टैक्सेशन फाइल करते हैं। अजीत, क्लियरली रिएक्ट यहाँ पर सरकार की तरफ से रेगुलेशन का इंतजार है और माना ये भी जा रहा है कि काफ़ी हद तक, चाहे वो गिफ्ट सिटी में आए, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से आती हुई देखी हैं, या फिर उसे मॉनसून में यहाँ पर एटलीस्ट बिल डाला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर चेंजेस करने होंगे कई लेवल्स पे, कई रेगुलेटरी के हिसाब से, बिफोर हम जिस तरह से ये बाजार देखना चाहते हैं वहाँ पर ये पहुँचे। लेकिन आप कैसे देखते हैं जिस तरह का सेल्फ रेगुलेशन फिलहाल यहाँ पर एक्सचेंजेस कर रहे हैं, आप उसे कैसे रीड करते हैं? देखिए, जो सेल्फ रेगुलेशन है, अब तक हमने केवाईसी की बात कही है, मैं उससे काफी संतुष्ट हूं और मैंने देखा है कि ज्यादातर एक्सचेंजेस ठीक कर रहे हैं, मगर सिर्फ केवाईसी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक अपना केवाईसी करता है अकाउंट खोलने के बाद, उसके बाद ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होती है, एएमएल मॉनिटरिंग होती है। वहां पर मैंने देखा है कि अलग अलग जो एक्सचेंजेस है वो अलग अलग तरह से अपने प्रिंसिपल्स अपना रही हैं, और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग तरह से इंडिया में अपनाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी बिल है या जो भी रेगुलेशन हो, उसमें अकाउंट ओपनिंग तक तो ठीक है, उसके बाद कैसे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होगी, किस तरह से ये देखा जाएगा कि कस्टमर का इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हो रहा है, और किस तरह से ये देखा जाएगा कि जो फंड्स एक्सचेंज होल्ड कर रही हैं,
ठीक उसी तरह जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स के फंड होल्ड करता है, तो क्या वो पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पॉलिसी रेगुलेशन के अंदर ये सबसे बड़ा पहलू है। दूसरा और आखिरी पहलू ये है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एसेट है जिसमें लोग एक क्लिक करते ही अपना भारत से बिटकॉइन बाहर ले जाते हैं और अंदर ले जाते हैं, इसमें फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का काफी रोल आता है, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी होगी। यानी कि इंतजार यहाँ पर है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी आए, क्योंकि बहुत सारी हमने देखा है एक्सचेंजेस यहाँ पर ऑलरेडी, और बहुत सारी तादाद में यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो अब इसमें कारोबार करने लगी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब यहाँ पर जल्दी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है, वॉल्यूम है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस रेफरेंसेस हम देखते हैं, यूजली हर चीज का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है विक्रम, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसीज की बात होती है तो हर कंट्री में इसके अपने डिस्काउंट प्रीमियम्स हैं। हमने कई बार देखा है कि भारतीय बाजारों में भी कोई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर किसी प्रीमियम पे होती है, डिस्काउंट में होती है, उससे एक इन्वेस्टर कैसे समझे? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नए बिटकॉइंस कैसे जनरेट होते हैं, माइनिंग बोल के एक प्रोसेस है, उसी से नए बिटकॉइन का सप्लाई मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इंडिया पे माइनिंग बहुत कम है, हम नहीं तो कोई भी माइन नहीं कर रहा है, नई बिटकॉइंस इंडिया पे जनरेट नहीं हो रहे हैं। बिटकॉइन नहीं तो इथेरियम, इसी कॉइन का सप्लाई इंडिया में बहुत कम है कंपेयर टू चाइना, नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज, नहीं तो अमेरिकन कंट्रीज कंपेयर किया तो सप्लाई ऑफ बिटकॉइन इंडिया पे कम है। सिंस सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, कंपैरेटिवली प्राइस इंडिया पे ज्यादा ही होगा। अभी when there is a lot of buy pressure, बहुत सारे लोग बाई करने चाह रहे, तो उतना सप्लाई इंडिया पे नहीं है, तो सिंस सप्लाई कम है, प्राइस कंपेयर टू अमेरिकन फॉर अमेरिकन कस्टमर, नहीं तो यूरोपियन कस्टमर, इंडिया पे एक प्रीमियम पे ही चलेगा, क्योंकि सप्लाई कम है। इसके बारे में पॉइंट टेकन। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन हो चली है। जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज चुनें, किस में आप यहां पर अपना पैसा लगाएं, और क्लियरली कितना से आप शुरुआत करें और कितने लॉसेज आप यहां पर झेल सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।